मैंने गॉड टियर क्लास एंडलेस सोड इमॉर्टल अवेकन की, लेकिन मेरी फियांसे ने मुझे दुनिया का सबसे बेकार कचरा समझकर मजाक उड़ाया। उसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, एंगेजमेंट तोड़ने की मांग की और फिर तुरंत कॉर्नर की बाहों में जाकर गिर गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉर्नर ने अल्ट्रा रेयर क्लास डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज अवेकन की थी। वो सिर्फ उंगलियां हिलाकर पूरा बैटलफील्ड डोमिनेट कर सकता था, जबकि मैंने दुनिया की सबसे नफरत की जाने वाली क्लास सोर्ड्समैन अवेकन की थी, क्योंकि एक सोर्ड्समैन को पीक तक पहुंचने के लिए एंडलेस रिसोर्सेज पर बेहिसाब गोल्ड खर्च करना पड़ता है और मेरी जैसी गरीब फैमिली ये कभी अफोर्ड नहीं कर सकती। इसलिए सबको पूरा यकीन है कि मैं कभी पावर हाउस नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मैं बस ठंडी हंसी हंसता हूँ, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि मैंने एक और टैलेंट भी अवेकन किया है, एंडलेस सोड इंटेंट, जिसने एग्जिस्टेंस की एकमात्र हिडन क्लास एंडलेस सोड इमॉर्टल एक्टिवेट की। हर सोर्ड्समैन स्किल अब सोड इमॉर्टल टियर टेक्निक में बदल जाती है। 10 डायरेक्शन सोड इंटेंट, 10,000 सोड्स कन्वर्जेंस, सोड फ्लाइट, हर एक टेक्निक आसमान चीर सकती है और धरती फाड़ सकती है। और सबसे मजेदार बात यह है कि क्योंकि सोर्ड्समैन दुनिया की सबसे नीचे समझी जाने वाली क्लास है, इसलिए सोर्ड्समैन स्किल बुक्स मार्केट में मिट्टी के दाम बिकती हैं और जो भी गार्बेज स्किल बुक मेरे हाथ लगती है वो सोड इमॉर्टल मैसेकर मूव बन जाती है। वो गोल्डन बॉय कॉर्नर मेरे आधे स्ट्राइक तक भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि वो सुप्रीम बीइंग्स भी जो एपिक और मिथिक गियर पहने घूमते हैं, मेरे सामने सिर्फ चींटियां हैं। और जिन शॉर्ट साइटेड फूल्स ने मेरी बेइज्जती की थी, मैं उन सबको अपने सामने घुटनों पर झुकाकर माफी मांगने पे मजबूर कर दूंगा। लेकिन अभी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है टाइम की, क्योंकि मेरे पास ओवरवेलमिंग पावर तो है, लेकिन मैंने अभी तक उसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया। फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी का एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ 2 हफ्ते दूर है, इसलिए मुझे जल्दी अपनी कॉम्बैट स्ट्रेंथ समझनी होगी और इसका सबसे तेज तरीका है डंजन में रियल कॉम्बैट। अगले दिन में रुकी डंजन डार्क फॉरेस्ट पहुंचता हूं। यहाँ के मॉन्स्टर्स लेवल 1 से लेवल 10 तक है। मेरी फ्रीकिश सोड इमॉर्टल क्लास के सामने हंसी का विषय है, लेकिन मैंने ये लो लेवल डंजन 2 रीजन से चुना। पहला, मैं अपनी एबिलिटीज टेस्ट करना चाहता था। दूसरा, मैं पूरा डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर करना चाहता था, क्योंकि अगर कोई डंजन अकेले क्लियर करे तो उसे मिथिक टियर इक्विपमेंट मिलता है। न सिर्फ उसका कोई लेवल रिक्वायरमेंट होता है, बल्कि वो यूजर के साथ ग्रो भी करता है, लेवल अप के साथ और ज्यादा पावरफुल बनता जाता है और रेयर डेवेस्टेटिंग स्टैट बोनसेस देता है। दुनिया का हर प्रोफेशनल इसके लिए पागल है, लेकिन रूल्स आने के बाद से आज तक कोई सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर नहीं कर पाया। काउंटलेस प्रोफेशनल्स कोशिश करते हुए मर चुके हैं। जैसे ही मैं डंजन में कदम रखता हूँ, रूल्स मेरा आउटफिट बदल देते हैं। मेरे कपड़े फटे हुए आर्मर में बदल जाते हैं और हाथ में एक वर्थलेस वुडन सोड आ जाती है। सिर से पैर तक मैं किसी भिखारी जैसा लग रहा हूँ। ज्यादा दूर नहीं चलता कि मुझे 10% टीम बैटल करते दिखती है। बीच में कॉर्नर खड़ा है और मेरी सो कॉल्ड फियांसे उसकी साइड से चिपकी हुई है। जैसे ही लाया मेरी शैबी अपीयरेंस देखती है, उसका चेहरा डिस्गस्ट से भर जाता है। सीरियसली, तुम इतनी क्रीपी हो, मेरा पीछा कर रहे हो? उसकी कंटेम्प्ट भरी आवाज सुनकर मैं लगभग अपने दांत पीस डालता। तुम मेरे पीछा करने लायक भी नहीं हो, मैं ठंडी आवाज में कहता हूँ। लाया गुस्से से मुझे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन मैं आसानी से उसकी रिस्ट पकड़ लेता हूँ। दर्द से वो चीख उठती है और तुरंत कॉर्नर से हेल्प मांगती है। कॉर्नर की ब्रोज सिकुड़ जाती हैं। लायन, तुम हद पार कर रहे हो। कॉर्नर का रिएक्शन देखकर मैं अंदर ही अंदर हंसता हूँ। वो एक औरत के लिए मेरे खिलाफ खड़ा होने को तैयार है। तब तक आसपास के मॉब्स खत्म हो चुके थे और सबकी नजरें मुझ पर टिक गई। एक वॉरियर सार्कास्टिक हंसी के साथ बोलता है, कॉर्नर, अगर तुम अपने भाई को साथ ला रहे हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, वरना हम नहीं चलेंगे। मेरे कुछ कहने से पहले बाकी लोग भी मजाक उड़ाने लगते हैं। नो वे, हम डेड वेट कैरी नहीं करते। अगर गियर खरीदने के लिए गोल्ड नहीं है तो घर जाकर आलू उगाओ, ये मजाक नहीं है। उनकी बातें सुनकर मेरी मुट्ठियां कस जाती हैं। दुनिया ऐसे ही काम करती है। सब स्ट्रॉन्ग लोगों के आगे झुकते हैं और वीक लोगों को कुचलते हैं, खासकर तब जब मैं दुनिया की सबसे वर्थलेस क्लास ट्रैश सोर्ड्समैन के साथ फंसा हूँ। लेकिन जल्द ही मैं इन सबको अपने पैरों में कांपते हुए देखूंगा। मैं गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता हूँ, सबको इग्नोर करके आगे बढ़ जाता हूँ। मुझे जाते देखकर कॉर्नर ठंडी आवाज में पूछता है, क्या तुम मरना चाहते हो? लाया मेरी पीठ को घूरते हुए डिस्गस्ट से कहती है, कॉर्नर, तुम इसकी इतनी चिंता क्यों करते हो? आज बेबी सिट कर लोगे, हमेशा नहीं कर पाओगे। ये एक ट्रैश सोर्ड्समैन है, ये जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाएगा। ये सुनकर मेरे होंठ कंटेम्पचुअस स्मर्क में बदल जाते हैं। चुप रहो, तुम सब कचरे के ढेर। कॉर्नर का चेहरा काला पड़ जाता है और वो एक्सप्लोड होने ही वाला था कि अगले सेकंड उसकी एक्सप्रेशन प्योर शॉक में बदल जाती है। बाकी लोग भी जम जाते हैं जैसे उन्होंने कोई टेरिफाइंग चीज देख ली हो। सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि मैं कैजुअली अपनी ब्रोकन वुडन सोड हवा में उछालता हूँ और धीरे से बोलता हूँ, सोड लाइट। एक इंस्टेंट में वो वुडन सोड हवा के साथ एक्सपैंड होने लगती है और पलक झपकते ही 2.5 मीटर लंबी जायंट ब्लेड में बदल जाती है। चमकती हुई लाइट और टेरिफाइंग सोड ऑरा के साथ वो वायलेंट गेल पैदा करती है। फिर उनकी हॉरिफाइड नजरों के सामने मैं हवा में छलांग लगाकर जायंट ब्लेड के ऊपर उतरता हूँ और लाइट की स्ट्रीक बनकर आसमान चीरते हुए गायब हो जाता हूँ। सब लोग वहीं जमे रह जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि अभी हुआ क्या। 2.5 मिनट की डेड साइलेंस के बाद सब होश में आते हैं। व्हाट द हेल, वो सोर्ड्समैन था? सोर्ड्समैन उड़ सकते हैं? और वो जायंट सोड कहां से आई? कहीं उसके पास मिथिक इक्विपमेंट तो नहीं? हर किसी का जबड़ा जमीन पर गिर चुका था, यहाँ तक कि कॉर्नर भी पूरी तरह स्पीचलेस था और साइड में खड़ी लाया अभी तक शॉक से बाहर नहीं आई थी। उसकी आंखें डिसबिलीफ से फैली हुई थी। वो एक ट्रैश सोर्ड्समैन था? आर यू किडिंग मी? वो ट्रैश सोर्ड्समैन था? ओह माय गॉड डैड, आपने आखिर किस मॉन्स्टर से मेरी एंगेजमेंट तोड़वाई? लाया को अभी तक अंदाजा भी नहीं है कि मैं असल में कितना पावरफुल हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात से कि मैं सोड फ्लाई कर सकता हूँ, फेडरेशन का हर
प्रोफेशनल शॉक में चला जाएगा, क्योंकि इतिहास में आज तक कोई भी सोर्समैन कभी उड़ नहीं पाया। इस वक्त मैं अपनी सोर्ड पर सवार होकर डार्क फॉरेस्ट के बिल्कुल सेंटर तक पहुंच चुका हूँ। उस जायंट ब्लेड के ऊपर खड़े होकर मेरा पूरा शरीर ऐसे चमक रहा है जैसे कोई गोल्डन सन सारी क्रिएशन को ऊपर से देख रहा हूँ। मेरे चारों तरफ शार्प स्वॉर्ड ऑरा घूम रही है और मैं एक के बाद एक स्किल्स ऐसे छोड़ रहा हूँ जैसे उनकी कोई कीमत ही ना हो। 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड इंटेंट, 10,000 स्वॉर्ड्स कन्वर्जेंस, आसमान हिला देने वाली गर्जनाएं गूंज उठती हैं। अनगिनत स्वॉर्ड एनर्जीज हवा में एक दूसरे को काटती हुई गुजरती हैं, जिससे पूरी धरती कांपने लगती है। यहाँ तक कि 10 किलोमीटर दूर मौजूद कॉनर की टीम भी उस एंडलेस प्रेशर और स्वॉर्ड ऑरा के नीचे दब जाती है। सांस लेने के लिए जूझते हुए वो देखते हैं कि पूरा डार्क फॉरेस्ट लेयर पर लेयर स्वॉर्ड ऑरा से ढक चुका है। ऐसा लग रहा है जैसे हवा में एंडलेस ब्लेड्स का कर्टन बुना गया हो जो टेरिफाइंग प्रेशर की लहरें छोड़ रहा हो। अगले ही पल वो बाउंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट धीरे धीरे एक डार्जलिंग स्फीयर ऑफ लाइट में कन्वर्ज होने लगती है। एक थंडरस रॉर के साथ डार्क फॉरेस्ट पर छाया अंधकार उस ओवरवेलमिंग इंपैक्ट से चकनाचूर हो जाता है और अगले ही इंस्टेंट पूरा डार्क फॉरेस्ट डेड साइलेंस में डूब जाता है। काफी देर बाद कॉनर हक्का बक्का होकर बड़बड़ाता है, अभी हुआ क्या था? पूरी टीम तुरंत सेंटर की तरफ भागती है। रास्ते में जो वो देखते हैं उस पर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। पूरा डार्क फॉरेस्ट कॉप्सेस से भरा पड़ा था। हर तरफ मॉब्स की लाशें बिखरी थी, बीच बीच में एलीट मॉन्स्टर्स के शव भी पड़े थे। आउटर रिम से लेकर सेंटर तक एक भी लिविंग क्रीचर बाकी नहीं था। ये सीन देखकर कॉनर पूरी तरह स्टन रह जाता है। उसने लिन को स्वॉर्ड पर उड़ते देखा था, लेकिन इतनी वायलेंट बैटल के बीच उसे लगा था कि लिन जरूर मरने वाला होगा। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में डंजन क्लियर नोटिफिकेशन गूंज उठती है। सोलो डंजन क्लियर, मिथिक टियर इक्विपमेंट रिवॉर्ड। चाहे डंजन एक्सप्लोरर्स हो या फेडरेशन के बाहर रहने वाले नागरिक, हर कोई जो कर रहा था वहीं रुक जाता है। अगले ही पल पूरी फेडरेशन सेलिब्रेशन में फट पड़ती है। रूल्स आने के 20 सालों में पहली बार किसी ने सेम लेवल सोलो डंजन क्लियर किया था। आज किसी ने इतिहास तोड़ दिया था। फेडरेशन लीजेंड्स और ग्रेट हाउसेस तुरंत इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगते हैं। हर कोई उस लेजेंडरी फिगर को रिक्रूट करना चाहता है। इसी बीच डंजन के अंदर कॉनर की टीम फाइनली वहां पहुंचती है और शॉक में मुझे बॉस की कॉप्स के पास खड़ा देखती है। जमीन पर वर्थलेस लो टियर गियर बिखरा पड़ा था। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि डंजन मैंने क्लियर किया है और लेजेंडरी लेवल लेस मिथिक इक्विपमेंट हासिल कर चुका हूँ, क्योंकि वो मिथिक गियर पूरी तरह कंसील्ड था और देखने में बिल्कुल ऑर्डिनरी लगता था। कॉनर 2 बड़े कदमों में मेरे पास पहुंचता है और पूछता है कि मैं स्वॉर्ड फ्लाई कैसे कर पाया। मेरे होंठ हिलते हैं, लेकिन मैं अपनी बात निगल जाता हूँ। पहले मैंने सोचा था कि अपने डिसमिसिव भाई का मजाक उड़ाऊं, लेकिन फिर लगा अपने सीक्रेट्स रिवील करने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं बस कहता हूँ मुझे बस एक स्वॉर्ड फ्लाई टैलेंट अवेकन हुआ है। ये सुनकर सबकी ब्राउज सिकुड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने ऐसा टैलेंट कभी नहीं सुना था। लेकिन दुनिया में अजीब टैलेंट्स की कमी नहीं, इसलिए वो ज्यादा सवाल नहीं करते। फिर कॉनर जमीन पर पड़े बॉस कॉप्स की तरफ इशारा करके पूछता है, लिन ये तुमने किया? मैं सिर हिला देता हूँ। मैं कैसे कर सकता हूँ? खुद को देखो, मैं तुम जैसे डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता हूँ? ये सुनते ही सबके चेहरे कंटेम्प्ट से भर जाते हैं। कॉनर भी इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आखिर सिर्फ उड़ पाने का मतलब स्ट्रॉन्ग होना नहीं होता। उसकी नजर में उसके अपने डुअल एलिमेंट डिवाइन मेज क्लास के सामने लिन अभी भी ट्रैश ही था। फिर वो अपनी टीम लेकर वहां से चला जाता है। 2.5 दिन बाद डार्क फॉरेस्ट के एंट्रेंस पर मैं अपनी इन्वेंट्री की सारी मटेरियल्स और स्किल बुक्स सस्ते दाम में बेच देता हूँ। सब कुछ क्लियर कर देता हूँ। सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन एक्सक्लूसिव स्किल बुक अपने पास रखता हूँ, फ्रॉस्ट स्वॉर्ड आर्ट। 5 दिन बाद मैं लेवल 50 डंजन फ्लेम रिज पहुंचता हूँ। ये फर्स्ट टीयर प्रोफेशनल्स के लिए सबसे लीथल जगहों में से एक है। यहाँ एलीट मॉन्स्टर्स, लेवल 50 फायर ड्रैगन्स और काउंटलेस लेवल 50 एनिमीज भरे पड़े हैं। यहाँ आने की हिम्मत सिर्फ 2nd टीयर और 3rd टीयर प्रोफेशनल्स ही करते हैं, और उनके लिए भी इसे क्लियर करना बेहद कॉस्टली पड़ता है। इस वक्त आउटर रिम पर एक 6% टीम खड़ी थी। उनकी कॉम्पोजिशन बेहद लग्जूरियस थी। 3 2nd टीयर प्रोफेशनल्स आगे लीड कर रहे थे और पूरी टीम एक्सपेंसिव गियर से लदी हुई थी। तभी अचानक मैं लाइट की स्ट्रीक बनकर उनके पास अपीयर होता हूँ। टीम की एक लड़की शॉक में सांस खींचती है, क्योंकि मेरा गियर पूरी तरह ऑर्डिनरी दिख रहा था और सबसे बड़ी बात, मेरा लेवल सिर्फ 15 था। आखिर कोई लेवल 15 प्रोफेशनल लेवल 50 फ्लेम रिज में कैसे आ सकता है? वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी, वो थी सोफी, ऑरेलियस फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर, फेडरेशन की सबसे पावरफुल हाउस की वारिस, बिल्कुल कॉनर की तरह एक डुअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेज। उसके पहने हुए कलरफुल सेट की कीमत ही 8 मिलियन गोल्ड कॉइन्स थी, लेकिन ऑरेलियस फैमिली के लिए 8 मिलियन तो पॉकेट चेंज जैसा था। मैं कुछ बोलूं उससे पहले ही एक वॉरियर अपनी मैसिव लाइट ग्रेट स्वॉर्ड पकड़े एरोगेंट अंदाज में मेरी चेस्ट पर उंगली टिकाता है। उसका पॉलिश्ड आर्मर उसके घमंडी चेहरे से परफेक्टली मैच कर रहा था। किड, जीने से थक गए हो क्या? तुम्हें यहाँ कौन लाया? बाकी लोग भी एक एक करके मौकरी करने लगते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह काम और एक्सप्रेशनलेस खड़ा रहता हूँ। सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूँ कि फ्लेम रिज को सबसे तेजी से कैसे क्लियर करूं। पहले मुझे लगा था कि शायद सोफी पोलाइट है और मैं जवाब देने वाला था, लेकिन फिर ये ब्लाइंड डॉग्स भौंकने लगे तो मुझे उनसे डील करने का कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे चुप देखकर वॉरियर फिर गुर्राता है, क्या तुम बहरे हो या गूंगे? लगता है इडियट हो। चलो मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ। वो अपनी ग्रेट स्वॉर्ड हिलाता है। इन रिच लोगों की नजर में गरीब लोगों की कोई कीमत नहीं होती। किसी गरीब को मारना उनके लिए बस एक छोटी फाइन भरने जैसा है। अगर उससे किसी खूबसूरत लड़की की स्माइल मिल जाए तो पैसा मायने क्या रखता है। सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं ऑलरेडी डेड हूँ, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी आंखें फट जाती हैं। एक मेज की आंखें तो लगभग बाहर निकल आती हैं। बाकी सब शॉक में जम जाते हैं जब मैं हवा में उड़ता हूँ और मेरी स्वॉर्ड सीधे आसमान की तरफ शूट करती है। फ्लेम रिज की पीक की तरफ उड़ते बादलों के नीचे जा खड़ी होती है। एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट ट्रिगर होने के बाद मेरी न्यूली लर्न्ड फ्रॉस्ट स्वॉर्ड
सोर्ड आर्ट अब बदल चुकी थी सोर्ड इंटेंट फ्रॉस्ट टाइड में। ये स्किल तो जैसे फ्लेम रिच के लिए कस्टम में थी। इसका एक स्विंग पूरे 10 किलोमीटर एरिया को सॉलिड फ्रीज कर सकता था। जैसे जैसे मैं लगातार स्किल पर स्किल अनलीश करता गया, पूरे फ्लेम रिच का टेम्परेचर तेजी से गिरने लगा। हर डायरेक्शन में 10 किलोमीटर तक की जमीन फ्रोजन वेस्टलैंड में बदल गई। कुछ देर पहले ब्लेजिंग फ्लेम्स में जल रही वो 6% टीम अब ठंड से जमे हुए कुत्तों की तरह कांप रही थी। हर कोई उस क्रशिंग स्वॉर्ड ऑरा को रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहा था, जबकि फ्रॉस्ट टाइड की फ्रीजिंग पावर उन्हें अंदर तक जमा रही। तभी अचानक हर किसी के दिमाग में एक नोटिफिकेशन गूंज उठी, सोलो डंजन क्लियर, मिथिक टियर इक्विपमेंट रिवॉर्डेड। एक ही पल में पूरी फेडरेशन शॉक में चली गई। डंजन के अंदर मौजूद 6% टीम अपनी गर्दनें ऊपर उठाकर उस फिगर को घूरने लगी जो बादलों के नीचे गर्व से खड़ा था। सबके जबड़े खुले के खुले रह गए। उनके दिमाग में एक टेरिफाइंग थॉट घूमने लगी, क्या वो सच में वही लेवल 15 स्वॉर्ड्समैन था? फ्लेम रिच का सोलो क्लियर करना किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। यहाँ तक कि ऑरेलियस फैमिली के सारे एलीट्स मिलकर भी इसे अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं करते। सोफी कुछ नहीं बोलती, वो वहीं फ्रोजन खड़ी रहती है। उसकी आंखें आसमान में उड़ते उस गोल्डन फिगर पर टिकी हुई थी। उसकी नजर ऑब्सेशन से भरी हुई थी। इस खबर ने पूरी फेडरेशन को फिर से हिला दिया। फेडरेशन लीजन्स और ग्रेट हाउसेस अभी तक उस इंसान का एक भी क्लू नहीं ढूंढ पाए थे जिसने 3 दिन पहले डार्क फॉरेस्ट सोलो क्लियर किया था, और अब सिर्फ 5 दिन बाद किसी ने फ्लेम रिज जैसे डेथ जोन को भी सोलो क्लियर कर दिया। ये हर किसी की समझ से बाहर था। फेडरेशन लीजन्स और ग्रेट हाउसेस फिर इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने लगे। हर कोई उस गॉड लाइक पावर हाउस को ढूंढना चाहता था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि दोनों डंजन क्लियर्स एक ही इंसान ने किए हैं, और ये तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो इंसान सिर्फ एक फर्स्ट टियर स्वॉर्ड्समैन है जो देखने में बैरली लेवल 15 लगता है। उसी शाम फैमिली डिनर टेबल पर फादर बार बार कॉनर की प्लेट में खाना डाल रहे थे और उसे एनकरेज कर रहे थे कि कल के मिलिट्री एकेडमी एग्जाम में पूरी तरह शाइन करे। कॉनर भी कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था। आखिर रूल्स के आने के बाद वो सिर्फ 5 ड्यूअल एट्रीब्यूट डिवाइन मेजर्स में से एक था। वहीं दूसरी तरफ मुझे पूरी तरह इग्नोर किया जा रहा था। मदर से रहा नहीं गया तो उन्होंने मेरी प्लेट में एक पीस ऑफ मीट रख दिया, लेकिन फादर तुरंत उन्हें शार्प ग्लेयर से भोरते हैं। अब ये इतना बड़ा हो गया है फिर भी कंसिडरेट बनना नहीं सीखा। कल तुम्हारे भाई का इंपॉर्टेंट एग्जाम है, थोड़ा अवेयरनेस रखो, ट्रबल क्रिएट करना बंद करो। फादर की ब्लेटेंट फेवरेटिज्म सुनकर मेरा शरीर हल्का कांपने लगता है और दिल बिटरनेस से भर जाता है। मैं बिटर लाफ छोड़ते हुए अनाउंस करता हूँ कि मैं भी एग्जाम देने जा रहा हूँ। फादर तुरंत स्कॉफ करते हैं, क्या तुम मुझे एम्बैरस करना चाहते हो? ये सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाता और पलटकर बोल देता हूँ, मैंने कहा ना मैं जा रहा हूँ, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे वहाँ से चला जाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? फादर गुस्से से दहाड़ते हैं और एक्सप्लोड होने ही वाले थे कि मदर तुरंत बीच में आकर उन्हें रोक लेती है और बड़ी मुश्किल से वापस बिठाती है। अपने कमरे के अंदर से जब मैं फादर और कॉनर की बातें सुनता हूँ तो मेरा दिल और भारी हो जाता है। उन्होंने पहले ही लाया के फैमिली के साथ बात पक्की कर ली थी। जैसे ही कॉनर सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी एंटर करेगा दोनों ऑफिशियली एंगेज्ड हो जाएंगे। ये सोचकर मैं पूरी रात फिर नहीं सो पाया। ये सिचुएशन सच में मेस्ड अप थी। वो लड़की कभी मेरी फियांसे थी और अब मेरे भाई की बनने जा रही थी। अगले दिन ब्लू स्टार भर से स्टूडेंट्स फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी के गेट्स पर इकट्ठा होते हैं। नेचुरली मैं और कॉनर भी वहाँ मौजूद थे। तभी एक स्वीट वॉइस सुनाई देती है, कॉनर इधर। सोफी ग्रेसफुल स्टेप्स के साथ हमारी तरफ आती है। उसके साथ ऑरेलियस फैमिली के पर्सनल गार्ड्स भी थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर मुझ पर पड़ती है वो साफ तौर पर फ्रीज हो जाती है। तुम? कॉनर सरप्राइज होकर मेरी तरफ देखता है। लेडी सोफी, आप मेरे भाई को जानती हैं? तभी सोफी रियलाइज करती है कि मैं कॉनर का बड़ा भाई हूँ। उसी वक्त एक और स्वीट वॉइस सुनाई देती है और लाया भाग कर आती है और कॉनर की बाह पकड़ लेती है। ये देखकर मैं तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेता हूँ। उस गोल्ड डिगर को देखने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ता हूँ मेरी नजर सोफी से टकराती है। वो मुझे क्यूरियोसिटी से स्टडी कर रही थी। ये सिर्फ लेवल 18 स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन फ्लेम रिज वाले दिन ये लेवल 15 था और उसी एग्जैक्ट टाइम पर किसी ने फ्लेम रिज सोलो क्लियर किया था। एक पल के लिए सोफी को शक होता है कि शायद ये सब मैंने किया हो, लेकिन अगली ही सेकंड वो उस थॉट को रिडिकुलस समझकर डिसमिस कर देती है। आखिर मेरा लेवल सबके सामने साफ दिख रहा था। फ्लेम रिज क्लियर करना तो किसी डिल्यूजन जैसा था। तभी लाया कंटेम्प्ट से मुझे घूरते हुए स्नीयर करती है, तुम भी यहाँ आ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो? मैं उसे कोल्ड ग्लांस देता हूँ और बिना मर्सी से जवाब देता हूँ, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम होती कौन हो मुझसे ऐसे बात करने वाली? ये देखकर कॉनर पैनिक हो जाता है। उसे डर था कि हम दोनों फिर लड़ पड़ेंगे और वो बीच में ऑकवर्डली फंस जाएगा, इसलिए वो जल्दी से बीच में आता है। बस करो तुम दोनों, मैं रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा हूँ। वो लाया का हाथ पकड़कर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ चला जाता है। मैं कोल्ड स्कॉफ करता हूँ और चुपचाप पीछे चल देता हूँ। रजिस्ट्रेशन डेस्क पर बैठा इंस्ट्रक्टर मेरे मीडियोकर स्टैट्स और लेवल 18 स्टेटस को देखकर डिसमिसिव अंदाज में हाथ हिलाता है। किड, ये कोई नॉर्मल हाई स्कूल नहीं है, ये फेडरेशन मिलिट्री एकेडमी है। रजिस्ट्रेशन फीस 3000 गोल्ड कॉइन्स है। बिना कुछ बोले मैं 3000 गोल्ड निकालकर टेबल पर पटक देता हूँ। इंस्ट्रक्टर सरप्राइज होकर मुझे देखता है, लेकिन आखिर में कुछ नहीं कहता। वो गोल्ड लेकर मेरा पेपर वर्क भर देता है। कॉनर को तो पता भी नहीं चलता कि उसका बड़ा भाई सच में रजिस्टर कर चुका है, लेकिन सोफी मेरी हर मूवमेंट को ध्यान से देख रही थी और उसके मन में मेरे लिए क्यूरियोसिटी और बढ़ती जा रही थी। उसकी नजर में 3000 गोल्ड ऑर्डिनरी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि कॉनर को भी रजिस्टर करने के लिए फैमिली स्पॉन्सरशिप की जरूरत पड़ी थी, लेकिन मैंने बिना पलक झपकाए 3000 गोल्ड निकाल दिए। सिर्फ यही बात प्रूफ करती थी कि मैं
उतना सिंपल नहीं हूँ जितना दिखता हूँ। रजिस्ट्रेशन खत्म होने के बाद एक्चुअल एग्जाम